मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ और आज अपने जीवन की एक अहम घटना आपको सुना रहा हूँ। यह घटना है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तो अचानक ही दिल में एक ख्याल आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। हुआ ये था कि हमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पे एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था कि आप उनकी कहानियों के बारे में लिखिए कि आपको कैसी लगती हैं और उन कहानियों का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ा है और कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी। तो हमारे साथ जितने लड़के थे सब ने लिखा, मैंने भी लिखा और उसके बाद ये हुआ, मेरे मन में ये आया कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी थी और वो कविता मैंने पाबंदी अखबार को भेजी। कुछ ही दिनों बाद वो मेरी कविता छप के आ गई, अखबार आया। तो बाजार के अंदर वहीं पोस्ट ऑफिस था और जैसे ही अखबार मेरे नाम से आया तो वहाँ एक तरह से लोगों में हल्ला मच गया कि हमारे गांव में कोई अखबार आया है। उससे पहले वहाँ कोई अखबार नहीं आता था। तो पोस्ट ऑफिस से बाहर आते ही पोस्टमैन ने अखबार खोला, मेरी कविता पढ़ी, बाजार में जितने लोग थे सबको दिखाई, सबने कविता पढ़ी और उसके बाद वो अखबार मुझे दिया गया। उस कविता के बाद हमारे गांव में मैं चर्चा में आ गया। आसपास के गांव के लोग भी वो हमारे घर आए, मेरी पीठ थपथपाई, मुझे शाबाशी दी और मेरे माता पिता से कहते थे कि भाई हमारे गढ़वाल से भी एक पत्रकार हो गया है और पहली बार हमने जो है कोई अखबार अपने एरिया में देखा है। गढ़वाल में कहाँ कहाँ अखबार आते थे ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद 8वीं में पढ़ता था। तो मुझे भी ये लगा कि भाई ये अखबार जो है आया है तो ये पहली बार हमारे पास ही आया। दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गया तो मुझे शाबाशी मिली। हमारे हिंदी के अध्यापक जो थे चंद्रशेखर पोखरियाल, ये बड़े खुश हुए और इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, तुम्हारा नाम आया है, मुझे हमें खुशी है और इसी तरह से आगे लिखना जारी रखो। तो उन्होंने उस वक्त मुझे एक पेंसिल इनाम में दी कि आपने कविता लिखी, ये मेरी तरफ से आपके लिए पेंसिल है। मैं बड़ा खुश हुआ। इनाम तो इनाम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद 10वीं तक आते आते मेरी कहानियाँ हिंदी की पत्रिकाओं में छपने लगी थी। मैं गांव में था और मेरे बड़े भाई जो थे वो दिल्ली में थे, तो इसलिए कभी कभार मेरे लिए पत्रिकाएं आ जाती थी। मैं उन्हें पढ़ता, उनमें कहानियाँ भेजता। तो मैं जब शुरू में कहानियाँ भेजता था तो मैं लाइन वाले कागज़ पे भेजता था, कॉपी का पन्ना फाड़ा और उसमें कहानी लिख के भेज दी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि ऐसी पेज में कहानी भेजने के बाद जो है मुझे स्वीकृति भी मिली और कुछ पत्रिकाओं के संपादकों ने ये लिखा कि लाइन वाला पेपर मत भेजिए, आप जो है सफ़ेद कागज़ में इसको लिख कर भेजिए जो दोनों तरफ खाली होता है। तो 10वीं तक आते आते मेरी कहानियाँ अरुण पत्रिका जो मुरादाबाद से निकलती थी, अमिता लखनऊ से निकलती थी,
युवक जीवनी मंडी आगरा से निकलती थी, निहारिका आगरा से निकलती थी। तो ये इन पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ आ गई थी। और इन पत्रिकाओं के साथ साथ उस टाइम जो 2-3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, 2 या 3 थी। एक तो सारिका थी, एक कहानी पत्रिका थी और एक धार्मिक पत्रिका थी। ये 3 पत्रिकाएं थी। तो मैंने इनको भी कहानियां भेजी। धार्मिक से मुझे कहानी की स्वीकृति मिली, सारिका से मुझे कहानी की स्वीकृति मिली, कहानी पत्रिका से मुझे कहानी की स्वीकृति मिली, लेकिन मुझे अंक नहीं मिल पाए। ये 10वीं में जब मैं पढ़ा करता था तब की बात है। तो हमारे अध्यापक जो थे चंद्रशेखर पोखरियाल जी, ये बड़े खुश थे और मुझे हर बार प्रेरणा देते थे कि भाई आपने लिखना है। और मैं जब कहानियाँ लिखता था तो मैं उन्हें दिखाता था, तो वो मेरी कहानियों में कई कमियां बताते, निकालते और मुझे कहते कि आपने चरित्र चित्रण सही नहीं किया, आपने वार्तालाप सही नहीं लिखा। वो हर तरह से समझाते थे। लेकिन हमारे प्रिंसिपल थे डी सुंदरिया। उन्होंने एक दिन हाफ टाइम में चपरासी को भेजकर मुझे बुलाया और कहा, लेखक साहब, तुम कहानियां लिख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, आप इस पे ध्यान मत दो। और उन्होंने मेरे बाल ऊपर से ऐसे पकड़ के और ऐसे मेरे सिर को घुमा दिया, इस तरह से। वो जब किसी लड़के से गुस्सा होते थे तो थप्पड़ नहीं मारते थे, लेकिन उसके बाल जो है ऐसे दोनों हाथों से और उसको घुमा देते थे, जैसे चक्री घूमती ऐसे घूमते थे। बोला, आज के बाद नहीं लिखेगा, जब तक आप स्कूल में रहेंगे आप नहीं लिखेंगे, आपको पढ़ना है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं सुनना भी नहीं चाहता कि आप आगे कोई कहानी या कविता कुछ लिख रहे, ये बिल्कुल आप बंद करो। लेकिन पोखरियाल सर जो थे वो मुझे बार बार कहते कि लिखना जारी रखो, अगर आपने कुछ लिखा उसके बाद आप ने छोड़ दिया तो आगे लिखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहानी के लिए कथानक नहीं मिल पाता, तो इसलिए लिखना जरूरी है, सर्व साधना बहुत जरूरी है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो हिंदी पढ़ाते थे तो उनके, जब तक वो वहाँ स्कूल में रहे उन्होंने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। प्रत्येक बच्चा उनकी क्लास में हिंदी में फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार था। उनकी एक खास बात ये थी कि वो जब अपने पीरियड में क्लास में आते तो कभी कुर्सी पे नहीं बैठते थे, वो टेबल में बैठते, पैर नीचे करते और उसके बाद किताब को हाथ में ही नहीं लेते, बल्कि कहते, पेज नंबर 17 ये निकालो, यह नरोत्तम दास की कविता है, आज इनको पढ़ाएंगे। पेज नंबर 28 निकालिए, इसमें भूषण की कविताएं हैं। इस तरह से वो पेज नंबर बताते, हम लोग किताबें खोलते, कविताएं निकालते और वो शुरू से लेकर अंत तक सारी कविताएं पढ़ते बिना किताब के, उसका अर्थ बताते। वो पेपर भी होते थे हमारे, जब एग्जाम होते तो तब भी कुर्सी में नहीं बैठते, घूमते रहते थे। तो जिस तरह से हम लोगों को पढ़ाते थे वो अपने आप में, उनका पढ़ाने का जो तरीका था, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी का ऐसा तरीका हो। वो हमें किस तरह से पढ़ाते थे, मैं उनकी तर्ज में एक कविता आपको सुना रहा हूँ। ये भूषण की कविता है,
कवि भूषण की। और ये छत्रपति शिवाजी के ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। साजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, साजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नागरन के, भूषण बनत नाद बिहद नागरन की, नदी नदे मद गवारन की रलत है, ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारवार पारायों हालत है। तो इस तरह से तर्ज में कविताएं पढ़ाया करते थे। और हम जितने भी बच्चे होते, आसपास के जो भी रूम में बच्चे होते, वो सुनते या टीचर होते तो शांत हो जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत बढ़िया था। और उनके हिंदी की क्लास में कोई भी बच्चा कभी फेल नहीं हुआ। तो जब मेरा 10वीं में आखिरी दिन था, तब मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मेरे को इशारा किया कि कुर्सी में बैठो, लेकिन मैं नहीं बैठा क्योंकि वो प्रिंसिपल थे, तो उनके सामने बैठना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने फिर कहा बैठो। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ। बोला नहीं, मैं आपको हुक्म देता हूँ, आप बैठो। मैं वहाँ बैठ गया। इसके बाद हमारे पोखरियाल सर आ गए, वो भी बैठे। उन्होंने घंटी बजाई, चपरासी आया, बोले 3 कप चाय लेके आओ। और स्कूल के बगल पे ही जो है एक होटल वाला था, जहाँ से स्कूल में जितने भी अध्यापक थे या चपरासी थे उनके लिए चाय आती थी। और हाफ टाइम में जो बच्चे जाते थे वो वहीं चाय पीते थे। चाय आई, मेरे को बोले आप चाय पियो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं पी रहा, मैं आपके सामने कैसे बैठ के चाय पी सकता हूँ। बोला नहीं, आप पियो। तो मजबूरी में मुझे भी चाय पीनी पड़ी। पोखरियाल साहब चाय पीते हुए मुझे देखकर मुस्कुराते रहे और दोनों की आंखों में बात होती रही। चाय पीने के बाद जब मैंने उनसे आज्ञा ली तो बाहर आए, दरवाजे से बाहर पोखरियाल सर भी थे और प्रिंसिपल साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें डांटा, इसका आप कोई बुरा मतलब मन में मत लेना। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा कि आपका पहला कर्तव्य था पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान देना, लेकिन आपका बाद में भी हो सकता है। लेकिन आपका आज इस स्कूल में आखिरी दिन है और उसके बाद आप और हम कब मिलते हैं नहीं मिलते हैं इसका कोई भरोसा भी नहीं है। आप अपनी लेखन यात्रा हमेशा अनवरत रखना, लिखते रहना। वो कुछ देर तक शांत खड़े रहे, पोखरियाल सर भी खड़े रहे। तो पोखरियाल सर ने कहा कि कभी अगर तुम्हें साहित्य से संबंधित, रचना से संबंधित, कहानी से संबंधित अगर कोई ज्ञान की जरूरत हो तो निसंकोच आप मेरे से मिलना, मैं आपकी सहायता करूँगा। तो मुझे
आज अपने बारे में ये बताने का मौका मिल रहा है कि वो हमारे अध्यापक थे, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा था, बच्चों का भला चाहते थे और हम भी उनका कहना मानते थे। आज मैं अपनी लेखन यात्रा में 8वीं से लेकर आज तक लगा हुआ हूँ, लिख रहा हूँ। मैं इस टाइम 69 ईयर्स का हूँ, 69 साल का, लेकिन मेरा लिखना जारी है। मेरा लिखने का टाइम शुरू से लेके और आज तक सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक, और बीच में कोई पुस्तक अगर पढ़नी हो या पत्रिका कुछ पढ़नी हो तो पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर शाम को 8 बजे से 12 बजे तक मेरा लिखना चालू रहता है, पढ़ना चालू रहता है। एक बात मुझे ये कहनी है कि जब मैं प्रिंसिपल साहब से कमरे से बाहर आया तो प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि छात्र जो होता है वो अपनी जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, और हम वहीं के वहीं रहते हैं। तुमने लेखन कार्य शुरू किया है, हमें पता है तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन आप जब भी हमें मिलोगे हम यहीं इसी स्कूल में इसी कुर्सी पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन हमारा काम ज्ञान देने का है, सीट पाने का नहीं। हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि वो तरक्की करें, देश का भविष्य है, देश के लिए काम करें। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी काम करने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एक नियमित जो साधना होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं अपनी कुछ किताबें आपको दिखा रहा हूँ कि गांव से दिल्ली आने के बाद मेरा लिखना जारी रहा, मेरी किताबें प्रकाशित हुई और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे पे बच्चों ने एमफिल और पीएचडी भी की है और पीएचडी कर रहे हैं। मेरी कहानी एमए सिलेबस में लगी, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं अपनी कुछ किताबें आपको दिखा रहा हूँ और आप देखिए। अभी तक मेरे जो है 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। उपन्यासों की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे उपन्यास है 3। एक उपन्यास मेरा सिसकते पहाड़, एक उपन्यास मेरा सिसकते पहाड़ मेरे पास नहीं है, वो खत्म हो चुका है, उसका रीप्रिंट आ रहा है, और कभी कोई वीडियो बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे 2 उपन्यास हैं, एकांत के वे पल और ये अब नहीं। एकांत के वे पल में प्रेम कहानी है, और अब नहीं में शराब माफिया की कहानी। ये 2 उपन्यास हैं। इसके बाद मैं आपको बच्चों की मैंने 5 किताबें लिखी हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, सारी खत्म हो चुकी हैं। ये जो किताब है गोनू का कुआं, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। आप देख रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको छापा है, और इस किताब को आप देखिए, इसमें हर जगह जो है चित्र बने हुए हैं बच्चों के लिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये बहुत प्यारी पुस्तक है। ये 2री और 3री कक्षा में अगर एक पुस्तक लगती है तो ये बेहतरीन किताब है बच्चों के लिए, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। इसके बाद ये पुस्तक है मुखिया का चुनाव, ये भी बच्चों की है।
इसमें भी अच्छी कहानियां हैं। और इसमें ये देखिए, ये बच्चों की किताब है, ये मुखिया का चुनाव। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अपने कहानी संग्रह। पतली गली का बंद मकान, एक पहाड़ी लड़की, पहाड़ बोलते हैं, मेरी चुनी हुई कहानियां, उत्तराखंड कथा समय। इस उत्तराखंड कथा समय को तैयार करने में मेरे को 4 साल लगे। सन 2017 से लेकर के 17 में ये पूरा हुआ था। 12 से मैंने इस पे काम चालू किया था और इसमें उत्तराखंड के 50 कथाकारों की कहानियों को मैंने लिया और उनका संपादन किया। ठूठ तथा अन्य कहानियां, शिखरों के बीच। ये शिखरों के बीच कहानी संग्रह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में अगर प्यार होता है तो वहीं दफन हो जाता है, शिखरों के बीच। ये पिता ऐसे नहीं थे। ये कहानी संग्रह है। लौट आना, इसमें लौट आना कहानी जो है उत्तराखंड के पहाड़ों की दुर्दशा पे लिखी गई है। जो लोग उत्तराखंड छोड़ के शहरों में बस गए या कहीं बस गए, उनके मकान बंजर और खंडर बने हुए हैं, तो ये कहानी उन्हीं पे लिखी गई है, लौट आना। आसमान रो पड़ा, इसमें एक ऐसी युवती की कहानी है जो जिसकी शादी दिल्ली में हुई और उसके पति ने उसको गांव छोड़ा। वो गांव के कामकाज नहीं जानती थी, उसको गांव की भाषा नहीं आती थी और वो साल भर तक गांव में रही। और जब लड़का उसको लेने जाता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ लाऊंगा, और वो तैयार भी हो जाती है, लेकिन जब उस रात से बारिश होती है, बारिश हो रही होती है, लेकिन सवेरे अचानक ही वो युवती ये कह देती है, मुझे आपके साथ नहीं आना। अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो ये जो मेरे सास ससुर हैं, मेरे माता पिता हैं, इनको कौन देखेगा। तो आना मना कर देती है। तो जब वो आता है तो खिड़की में से देखती है, रोती रहती है और बाहर आसमान रोता है। आसमान रो पड़ा। 100 वर्षों का प्रेम, पति पत्नी के प्रेम की एक जबरदस्त कहानी। बदसूरत आदमी, बदसूरत आदमी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत ही बदसूरत है। उसकी बदसूरती के कारण उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है और उसकी एक लड़की होती है जो उसे पापा नहीं कहती, न उसकी गोद में आती है। लेकिन जब वो लड़की बड़ी होती है और उसकी शादी होती है तो अपने पापा के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है कि इस दुनिया में मेरे पापा सबसे अच्छे पापा हैं। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बदसूरत है और हर कोई उससे नाता तोड़ना चाहता है, बल्कि उसका पड़ोसी उसका खून करना चाहता है कि ऐसे बदसूरत आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। पखेरु, मेरी 31 कहानियां। ये मेरी कहानी संग्रह है, जिसमें अभी खंडर जो कहानी संग्रह है वो नहीं है, उसका रीप्रिंट आएगा। देवदासी कहानी संग्रह है, उसका रीप्रिंट आएगा, वो भी नहीं है। तो ये मेरे कहानी संग्रह हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको
मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो करें। इसके साथ ही आपको नमस्कार।